इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम, इंडोनेशिया क्रांति, जो कि 1945 से 1949 तक चली थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इंडोनेशिया क्रांति, इसकी पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया भारत के दक्षिणी द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है। जावा व सुमात्रा इसके मुख्य टापू हैं। इंडोनेशिया है भारत के दक्षिणी द्वीपों का बड़ा समूह है। जावा व सुमात्रा इसके मुख्य टापू हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से इंडोनेशिया अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धनी प्रदेश है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह अमेरिका और रूस के बाद सबसे बड़ा धनी प्रदेश है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इंडोनेशिया पर डच लोगों का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पहले इंडोनेशिया पर किसका अधिकार था? डच लोगों। युद्ध के दौरान यह क्षेत्र जापान के अधिकार में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले डच लोगों का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान यह जापान के अधिकार में आ गया। इंडोनेशिया में जापानी नियंत्रण के दौरान ही स्वतंत्रता की लहर जोर पकड़ रही थी। इंडोनेशिया का जापानी नियंत्रण के दौरान ही स्वतंत्रता की लहर जोर पकड़ रही थी। जापान के आत्मसमर्पण के फौरन बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके फौरन बाद 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र इंडिया गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई। हम देखेंगे जापान के इंडोनेशिया छोड़ने की बात, क्योंकि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसके बाद में क्या होता है? जापान के इंडोनेशिया छोड़ने के बाद डच इस पर पुनः अपना अधिकार जमाना चाहते थे। डच क्यों जमाना चाहते थे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले डचों का इसी इंडोनेशिया पर अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का इस पर अधिकार हो गया, परंतु जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए अब डच फिर से इस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगे। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भी डचों की सहायता के लिए इंडोनेशिया में आ गई। देश की जनता ने डटकर इसका विरोध किया। इंडोनेशिया में मुक्ति आंदोलन जोरों से चला। डच सेना और राष्ट्रवादी नेताओं की मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। डच सेना और राष्ट्रवादी सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। 4 वर्ष तक गृह युद्ध चलता रहा। अंत में संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण डच सरकार को इंडोनेशिया को स्वतंत्र कर देना पड़ा। ये थी, जापान ने जब इस पर अपना अधिकार छोड़ दिया, तो उसके बाद डचों ने इस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। 4 साल तक युद्ध चलता रहा। लास्ट में संयुक्त राष्ट्र विश्व जनमत के दबाव के कारण डच सरकार को इंडोनेशिया को स्वतंत्र करना पड़ा। 27 मई 1949 को इंडोनेशियाई गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 27 मई 1949 को। हम देखेंगे कि जो इंडोनेशिया था उसमें राष्ट्रीय भावना किस प्रकार विकसित हुई। राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण क्या था? पहला कारण था फ्रांस की राज्य क्रांति, क्योंकि जापान ने जैसे ही आत्मसमर्पण किया, उसके तुरंत बाद यहाँ के लोग भी डच जब इस पर आक्रमण करने लगे, अपना अधिकार करने लगे, यहाँ के लोगों में भी एक सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना आ गई। उसके कारण क्या थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्या है? फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी, उसने किन किन गुणों को बताया था? समानता का, स्वतंत्रता का और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस कारण से जो इंडोनेशिया के निवासी थे, वे भी चाहते थे कि हम भी स्वतंत्र हों, समान हों, और हमारे यहाँ भी बंधुत्व का सिद्धांत हो। इस कारण इंडोनेशिया के निवासियों में भी यह भावना प्रबल हुई कि इस विदेशी सरकार को हमारे यहाँ भी इन्हीं सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति ने जो इंडोनेशिया के निवासी थे, उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास कर दिया। दूसरा पॉइंट है इसका, डच सरकार की अत्याचार। डचों की सरकार थी, वो अत्याचार करती थी।
डचों ने जावा, सुमात्रा तथा बाली द्वीपों पर आक्रमण किए। डचों ने क्या किया? जावा पर, सुमात्रा पर और बाली द्वीपों पर आक्रमण किया। विजय के उपरांत वहां के निवासियों को बड़ी निर्दयता से कुचल दिया। जब उनकी विजय हो गई, वे जीत गए, तो उन्होंने वहां के जो निवासी थे बड़ी निर्दयता से उनको कुचल दिया। इन अत्याचारों का फल यह हुआ कि जो इंडोनेशिया वासी थे डचों से घृणा करने लगे। इंडोनेशिया के जो निवासी थे वे क्या होगी? डचों से घृणा करने लगे, उन्हें अपने देश से निकालने का प्रयास करने लगी। ठीक है, और देखते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या है। इंडोनेशिया का आर्थिक शोषण। डच लोगों का इंडोनेशिया में शोषण करना ही उनका प्रशासन का लक्ष्य था। डचों का इंडोनेशिया में शासन करने का मुख्य लक्ष्य क्या था? शोषण करना। उन्होंने इंडोनेशिया के लोगों की भलाई, उन्नति और विकास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि डच यहाँ शासन करते थे, परंतु वे इंडोनेशिया के जो लोग थे उनकी भलाई, उन्नति और विकास का ध्यान नहीं रखते थे। उन्होंने इंडोनेशिया के इस किसानों को रबड़ व मसालों के स्थान पर चावल व ईख की खेती करने को बाध्य किया। जो इंडोनेशिया के निवासी थे वो रबड़ और मसालों का खेती करते थे, परंतु उन्होंने उनको चावल और ईख की खेती करने को बाध्य किया। उनके आर्थिक शोषण के कारण ही मजदूर व किसान डच सरकार के कट्टर विरोधी हो गए। इस कारण से जो इंडोनेशिया के मजदूर थे और किसान थे वे डच सरकार के कट्टर विरोधी हो गए। और पॉइंट देखते हैं हम। स्थायी शासकों में पारस्परिक कूट व संघर्ष करवाना। स्थायी शासक थे उनमें पारस्परिक कूट व संघर्ष। इंडोनेशिया के स्थानीय शासक आपस में झगड़ते रहते थे। इंडोनेशिया के जो स्थानीय शासक थे वे क्या थे? आपस में झगड़ते रहते थे। अंग्रेजों की भांति डचों ने भी फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में नीति अपनाते थे फूट डालो और राज्य करो, वही नीति इन्होंने भी अपनाई। उन्होंने यहाँ के शासकों को आपस में ही लड़वाया। इसके परिणाम स्वरूप जनता डचों के विरुद्ध हुई। इस कारण जनता क्या हुई? डच लोगों के विरुद्ध हो गई। अपने देश को डच सरकार से मुक्त कराने का वो प्रयास करने लगे। हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, इस्लाम धर्म का उत्साह। अरब के व्यापारियों ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार अच्छा किया। जो हम पढ़ के आ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं अभी कि इंडोनेशिया में जो राष्ट्रीय भावना आई उसके कारण क्या थे। तो हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, इस्लाम धर्म का उत्साह। अरब के व्यापारियों ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार अच्छा किया। वे इस बात को जानते थे कि यूरोप में स्पेन से लेकर बाल्कन राज्यों तक इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। यह गौरव प्रति वर्ष और अधिक ताजा हो जाता था। अतः इंडोनेशिया में डचों की सरकार को समाप्त करने को मुसलमानों में भी विशेष उत्साह था। इस्लाम धर्म का यहाँ पर प्रसार हो गया। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ के जो मुसलमान लोग थे उनमें भी इंडोनेशिया में जो डचों की सरकार थी उसको समाप्त करने को उनके प्रति उत्साह था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 6 है अफ्रीका व एशिया के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन। अफ्रीका व एशिया के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन। 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई। 1917 में रूस में कौन सी क्रांति हुई? बोल्शेविक क्रांति। जावा में 1926 ईस्वी में आंदोलन हुआ था। मध्य एशिया के मुस्लिम देशों में भी राष्ट्रीय जागरण जोड़ पकड़ रहा था। देखो ये 3 क्रांति दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से इन्होंने भी प्रेरणा ले ली। अतः यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ पकड़ने लगा। जो इंडोनेशिया के लोग में राष्ट्रीय भावना कहाँ से आई? दूसरी क्रांतियों को देखने के बाद। 7वां पॉइंट है डच सरकार द्वारा विकास के कार्य न करना। डच सरकार वहाँ की भी विकास के कार्य नहीं करती थी। डच सरकार ने इंडोनेशिया के विकास पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। डचों ने इंडोनेशिया में बड़े कारखानों की स्थापना नहीं की। शिक्षा के क्षेत्र में भी डच सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया। उनका एकमात्र उद्देश्य इंडोनेशिया की संपदा को खींचकर हॉलैंड ले जाना था। जिस कारण से अर्थात डच सरकार ने क्या किया? इंडोनेशिया के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए वहाँ के निवासी राष्ट्रीय भावना पनपी और डचों को वहाँ से भगाने की सोची। पॉइंट नंबर 8 है महायुद्धों का प्रभाव। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों में मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा की थी, युद्ध में हमारी विजय का अर्थ प्रजातंत्र की विजय होगा। तो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने क्या घोषणा की थी? हमारी विजय का मतलब प्रजातंत्र की विजय होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में तो हॉलैंड सरकार की निर्बलता
इंडोनेशिया वालों को पता लग गई और जापान ने 12 मार्च 1942 को वहां प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1945 ईस्वी में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो डच सरकार ने पुनः उन पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो जो महायुद्ध हुए थे उनका भी यहाँ के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। परंतु इंडोनेशिया वालों ने उनका डटकर सामना किया तथा अंत में उनको अपने उद्देश्य सफल होने नहीं दिया। जो डच लोग थे यहाँ शासन करना चाहते थे, उन्होंने इंडोनेशिया के लोगों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनको सफल नहीं। पॉइंट नंबर 9 है इंडोनेशिया में विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थापना। इंडोनेशिया वालों ने अपने यहाँ 1908 में ही बोधी उतोमो पार्टी की स्थापना कर ली। इंडोनेशिया में शरीकत इस्लाम की स्थापना हुई। डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में 1927 ईस्वी में इंडोनेशिया राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ। इस प्रकार से जो संगठन बनाएगा उनका भी प्रभाव पड़ा। अब हम देखेंगे इंडोनेशिया वासियों का स्वतंत्रता संघर्ष। ये तो कारण थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित हो गई, उसी कारण से अब इंडोनेशिया वासियों का स्वतंत्रता संघर्ष। पहला क्या है, जापान के अधिकार से पहले। जापान के अधिकार से पहले, जब जापान ने अधिकार नहीं किया, डचों का अधिकार था, उसके पहले के बारे में है। इंडोनेशिया में राष्ट्रीयता की भावना 20वीं सदी में ही जोर पकड़ने लग गई थी, परंतु डच सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलती रही। यहाँ पर इंडोनेशिया के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना 20वीं सदी से आ गई, परंतु जो डच सरकार थी उसको कुचलती रही। इंडोनेशिया राष्ट्रवादी दल की स्थापना से उसे थोड़ी चिंता अवश्य हुई। इंडोनेशिया राष्ट्रवादी दल की स्थापना हो गई, इससे उसकी चिंता हुई। अतः सन 1927-31 ईस्वी में उसने इंडोनेशिया वासियों के समक्ष संवैधानिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की। डच सरकार ने क्या किया, संवैधानिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की। उधर शिक्षित वर्ग को सिविल सर्विसेज में लगाना प्रारंभ कर दिया। इन सुधारों से राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा कम हुआ। यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना पनपी, राष्ट्रीय आंदोलन चलाते थे यहाँ के लोग, परंतु डच सरकार कुचल देती थी। परंतु यहाँ पर एक स्थापना हो गई राष्ट्रवादी दल की, जिस कारण से थोड़ा सा शिक्षित वर्ग था उनको सरकार ने सर्विस में लगाना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से यह आंदोलन सफल पड़ा। परंतु जब मार्च 1945 ईस्वी में जापान ने इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया तो इसके राष्ट्रीय आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। फिर से 1945 में जापान ने अधिकार कर लिया तो इसमें नया मोड़ आ गया। ये था जापान के अधिकार से पहले। अब देखेंगे अपन जापान का। जापान ने अधिकार कर लिया, जापान का अधिकार। जापान ने इंडोनेशिया के प्राकृतिक संसाधनों को प्रयुक्त करने और एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के उद्देश्य से इस पर अधिकार किया था। जापान ने अधिकार क्यों किया था, इंडोनेशिया के जो प्राकृतिक संसाधन थे और वह अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, इस कारण से उसने इंडोनेशिया पर आक्रमण या अधिकार कर लिया। परंतु जापान का मुख्य उद्देश्य इंडोनेशिया वासियों के मन में डच लोगों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करना था। डच लोगों के प्रति घृणा का भाव क्यों उत्पन्न करना चाहता था जापान, क्योंकि जापान के पहले डचों का शासन था यहाँ, इसलिए जापान चाहता था इंडोनेशिया के निवासियों में डचों के प्रति घृणा आ जाए तो उसे अपना शासन करने में आराम हो। उसने यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं को उच्च पदों पर आसीन किया। इसलिए उसने क्या किया, राष्ट्रवादी नेता थे उनको उच्च पदों पर आसीन किया। इसके अलावा जापान की सरकार ने उनके राष्ट्रवाद के विकास में भी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया। पहला तो किया, राष्ट्रवादी नेताओं को उच्च पदों पर आसीन किया। दूसरा, जो राष्ट्रवाद का विकास वहाँ हो रहा था उसमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया। अतः द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक इंडोनेशिया वासियों को अपने राष्ट्रीय विकास में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। उनका जो राष्ट्रीय विकास हो रहा था उसमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। परंतु जब अगस्त 1945 ईस्वी में जापान परास्त हो गया तो उसी के साथ इंडोनेशिया की राष्ट्रवाद पर मुसीबत आ गई। तो जापान की हार हो गई तो जिस कारण से जो इंडोनेशिया था उसमें जो राष्ट्रवाद था उस पर मुसीबत आ गई। ये जापान ने जब अधिकार किया उस समय की घटना। अब हम देखेंगे जापान का परास्त हो गया तो क्या हुआ। जापान के परास्त होते ही डच सरकार ने पुनः इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। जब जापान सरकार परास्त हो गई तो इंडोनेशिया ने फिर से इस पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इसमें हॉलैंड को इंग्लैंड का सहयोग मिला। हॉलैंड को किसका सहयोग मिला, इंग्लैंड का।
परंतु इंडोनेशिया वासियों ने साम्राज्यवादी डचों का जमकर सामना किया। परंतु इंडोनेशिया के निवासी थे, उन्होंने साम्राज्यवादी डच थे उनका जमकर सामना किया और अगस्त 1945 ईस्वी में ही इसके नेताओं ने देश में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कब कर दी थी घोषणा? 1945 में, जब जापान, पहले डचों की सरकार थी इंडोनेशिया में, डचों की सरकार को परास्त करके जापान आ गया। जापान जैसे ही उसका परास्त हुआ, उसने आत्मसमर्पण किया, तो उन्होंने 1945 में स्वतंत्रता घोषणा कर दी। तो हम देखेंगे लिंगायती समझौता। समझौता लिंगायती। इस समझौते में क्या हुआ? डॉक्टर सुकर्णो को उपराष्ट्रपति बनाया गया। सुकर्णो को क्या किया? उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 135 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति गठित की गई। उसकी सहायता के लिए क्या हुआ कि 135 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति गठित की गई। इससे इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद और उग्र हो गया। इन्होंने हॉलैंड और इंग्लैंड वालों को अपने देश में पांव नहीं रखने दिए। नेक्स्ट क्या है? 15 नवंबर 1945 को डच सरकार को इंडोनेशिया के साथ लिंगायती समझौता करना पड़ा। इंडोनेशिया के साथ कौन सा समझौता करना पड़ा? लिंगायती समझौता करना पड़ा। इस समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया के समस्त द्वीपों की एक संघीय सरकार बनाने की योजना बनाई गई, परंतु इस समझौते पर अधिक दिनों तक आचरण नहीं किया गया। तो क्या हुआ? जापान के हारने के बाद में जो लिंगायती समझौता हुआ, इसमें डॉक्टर सुकर्णो को उपराष्ट्रपति बनाया गया। 135 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जिससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद और उग्र हो गया और उन्होंने इंडोनेशिया के निवासियों ने हॉलैंड और इंग्लैंड वालों को अपने देश में पांव नहीं रखने दिए, जिस कारण से 15 नवंबर 1945 को डच सरकार को इंडोनेशिया के साथ लिंगायती समझौता करना पड़ा। लिंगायती समझौता क्या था? इस समझौता के अंतर्गत इंडोनेशिया की समस्त द्वीपों की एक संघीय सरकार बनाने की योजना बनाई गई, परंतु इस समझौते पर अधिक दिनों तक आचरण नहीं किया गया। हम देखेंगे लिंगायती समझौता में अन्य मसले तय नहीं हुए थे। जैसे क्या थे? दोनों देशों के बीच पुनः संघर्ष छिड़ गया। तो ये जो लिंगायती समझौता था, उसमें बहुत से मसले तय नहीं हुए थे, जिस कारण से क्या हुआ? दोनों देशों के बीच पुनः संघर्ष छिड़ गया। डच सेना ने जकार्ता तथा बटेविया पर अधिकार कर लिया। डच सेना ने किस पर अधिकार कर लिया? जकार्ता तथा बटेविया पर। डॉक्टर सुकर्णो व हट्टा को बंदी बना लिया गया। सुकर्णो को और हट्टा को क्या किया? बंदी बना लिया। इस पर भारत के प्रयासों से दिल्ली में 19 राष्ट्रों का एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया। जब ये घटना घट गई, सुकर्णो को बंदी बना लिया, भारत के प्रयास हुए, दिल्ली में 19 राष्ट्रों का एक एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंडोनेशिया की स्वतंत्रता पर जोरदार समर्थन दिया गया। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता हो, इस पर जोरदार समर्थन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है? हेग सम्मेलन। सम्मेलन हेग सम्मेलन। हेग सम्मेलन के माध्यम से हॉलैंड की सरकार व इंडोनेशिया की पार्टी के बीच पुनः समझौता। हेग सम्मेलन में क्या हुआ कि हॉलैंड की सरकार और इंडोनेशिया की पार्टी के बीच पुनः समझौता हो गया। 2 नवंबर 1949 को इंडोनेशिया को 16 राज्यों का एक लोकतंत्री संघीय राज्य मान लिया गया। 2 नवंबर 1949 को इंडोनेशिया को 16 राज्यों का एक लोकतंत्री संघीय राज्य मान लिया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से अन्य मसले भी तय हो गए तथा 27 दिसंबर 1949 को हॉलैंड की सरकार ने हिंदेशिया यानी कि इंडोनेशिया को सत्ता सौंप दी। हॉलैंड 27 दिसंबर 1949 को हॉलैंड की सरकार ने किसको? इंडोनेशिया को सत्ता सौंप दी। 15 अगस्त 1950 को ही एकात्मक राज्य बन गया। 15 अगस्त 1950 को यह क्या बन गया? एकात्मक राज्य बन गया और इसमें जावा भी सम्मिलित कर लिया गया। परंतु 1 मई 1963 ईस्वी न्यू गिनी को वह भी इंडोनेशिया का एक भाग बन गया। 1 मई 1963 को जो न्यू गिनी था वह भी इंडोनेशिया का भाग बन गया। इस प्रकार जो हेग सम्मेलन है उसमें जो इंडोनेशिया थी उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। न्यू गिनी बचा था वह भी 1963 में उसको प्राप्त हो गया। इस प्रकार सन 1963 तक इंडोनेशिया के समस्त क्षेत्र से डच प्रभुता की समाप्ति हो गई। तो ये था अपना क्या था? इंडोनेशिया का स्वतंत्रता संग्राम।
इंडोनेशिया की रिवॉल्यूशन, इंडोनेशिया का रिवॉल्यूशन, इंडोनेशिया की क्रांति जो 1945 से लेकर 1949 तक चली थी, उसके बारे में ये वीडियो था। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत